गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। महिला महाविद्यालय ऑनलाइन चैनल की जो क्लासें हैं इस पे आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है बीए पार्ट सेकेंड के प्रथम पेपर में जो हमारा अनुसूची वाला बिंदु चल रहा था उस पर होगी। अब तक की क्लास में हम अनुसूची की परिभाषा के संदर्भ में, अनुसूची विधि का जो प्रोसीजर है उसकी प्रक्रिया, उसके अलग अलग जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज की क्लास पे हम निम्न बिंदुओं को छूने का प्रयास करेंगे। प्रथम, अनुसूची की विशेषताएं क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या हैं, अनुसूची विधि के गुण और लाभ क्या होंगे और अनुसूची विधि में क्या दोष हैं, क्या इसकी सीमाएं हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्रमशः प्रथम बिंदु के रूप में मैंने एक चित्रात्मक अभिव्यक्ति बताई है कि अनुसूची जो विधि है इसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। जैसे यह सभी प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए उपयोगी विधि है। यहाँ सभी प्रकार के उत्तरदाताओं से आशय है कि शिक्षित उत्तरदाता का ही अध्ययन होगा। ये बहुत बड़ा ब्लेम प्रश्नावली विधि में होता था, क्योंकि प्रश्नों के जवाब वही उत्तरदाता दे सकता है जो प्रश्न को पढ़ेगा, समझेगा और उसको जवाब लिखेगा। लेकिन जब व्यक्ति पढ़ा लिखा ही नहीं है तो उस विधि को काम में नहीं ले सकता था। चूँकि यहाँ पर स्वयं अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में जा रहा है, उत्तरदाता के सम्मुख खड़ा हो रहा है, तो इस बात का प्रश्न नहीं उठता कि उत्तरदाता शिक्षित है या अशिक्षित है, क्योंकि वहाँ तो व्यावहारिक मौखिक उसकी बॉडी लैंग्वेज का अध्ययन करते हुए एक सामान्य बोलचाल की भाषा में उत्तर प्रत्युत्तर की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसी स्थिति में यहाँ सबसे बड़ा जो सकारात्मक बिंदु यही है कि दोनों प्रकार के, चाहे वो शिक्षित हों चाहे अशिक्षित हों, यह विधि लोकप्रिय विधि के रूप में कार्य करती है। दूसरा बिंदु, अनेक पक्षों का अध्ययन। प्रश्नावली विधि में आपके पास प्रश्न बने होते थे, हम तुलनात्मक रूप से इसको समझ सकते हैं। वहाँ मार्जिन कम होता था, जो प्रश्न लिखने का उत्तर जो था उस उत्तर में सीमाएं होती थी कि निश्चित समय में निश्चित स्थान पर ही लिख सकते हैं। लेकिन अनुसूची मुक्त है। यहाँ आप जब अध्ययन क्षेत्र में गए, वहाँ कोई तात्कालिक परिस्थिति घटित हुई, अध्ययनकर्ता पूछ सकता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, आप इस रिवाज में बदलाव क्यों कर रहे हैं। हो सकता है जब हमने प्रश्न का निर्माण किया तब कुछ बातें हमारे मस्तिष्क में नहीं आई होगी, लेकिन वहाँ फील्ड में जाने के बाद अचानक हमें कुछ नई प्रेरणाएं मिली और हम उत्तरदाता से उसके निजी जीवन के बारे में, उसके सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो हमें सहजता से वो आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। अब मान लीजिए चुनावों का समय है और आप अध्ययन तो सांस्कृतिक विधि का कर रहे थे, लेकिन आपने, चूँकि चुनावों का समय था, संबंधित बिंदु था, आपने उससे पूछ लिया कि आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी को बहुमत मिलेगा, कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। तो ये एक पैरेलल बिंदु पे आप पूछ सकते हैं। सभी पक्षों का अध्ययन करने के बाद आप उसकी जो रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। अन्य बिंदु के रूप में यह प्रत्यक्ष अध्ययन की विधि है। प्रत्यक्ष का तात्पर्य उत्तरदाता व अध्ययनकर्ता के मध्य किसी प्रकार का अप्रत्यक्षता का दौर नहीं होता। वो आमने सामने की स्थिति में प्रश्न पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई शंका समाधान हो तो वो भी उसी समय किया जा सकता है, यानी इसमें प्रत्यक्ष संबंधों का आधार रहता है। ठीक इसी प्रकार इस विधि में अवलोकन के गुणों का समावेश होता है। देखिए यहाँ स्पष्ट करें, अवलोकन के गुण का मतलब है केवल देखना नहीं, विशिष्ट दृष्टिकोण से देखना, एक विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार घटना को देखने की प्रवृत्ति अवलोकन होगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई दवा बेचने वाला प्रतिनिधि, जिसे हम एमआर कहते हैं, वो किसी नए शहर में जाए, वहाँ जाने पर उसकी जो आँखें बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर उतरते ही बरबस ढूंढने लगेंगी विशिष्ट प्रकार की दुकान, या तो क्लिनिक देखेगा या मेडिकल स्टोर देखेगा। ऐसा नहीं है कि जब वो देख रहा है तो बहुत सी दुकानें उसके सम्मुख आएंगी
रेस्टोरेंट भी आएंगे, होटल्स भी आएंगी, लेकिन उसकी रुचि किस में है कि मेडिकल की कोई शॉप मिल जाए, वहाँ मैं इन्फॉर्मेशन ले लूँ कि यहाँ कितने हॉस्पिटल हैं, कितने डॉक्टर हैं, क्योंकि वो नया उस शहर में है तो उसका विशिष्ट दृष्टि से देखना या अवलोकन होगा। ठीक इसी प्रकार जब अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में अनुसूची विधि का उपयोग करता है तो वहाँ जाने के पश्चात उसे पता चलता है कि मैं जिस विषय पर अध्ययन कर रहा हूँ उस विषय से संबंधित लोग कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, यानी वो अर्ध सहभागी अवलोकन का प्रयोग करते हुए तथ्यात्मक सूचनाओं का संकलन करता है। बृहद क्षेत्र, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूची विधि का उपयोग किया जा सकता है। तात्कालिक प्रश्नों को पूछकर आते हुए, पर्यटन करते हुए, यात्रा करते हुए अनेक उत्तरदाताओं का आकस्मिक समावेश करके भी इसमें अध्ययन संभव हो सकता है। अगला बिंदु है कि द्वितीयक तथ्यों के संकलन में यह उपयोगी विधि है। अब यहाँ विद्यार्थियों के मन में प्रश्न उठता है, ये द्वितीयक तथ्य किसे कहते हैं? थोड़ा मैं विषय से हटके से समझा दूँ। जब कोई अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में पहली बार मौलिक रूप से सूचनाओं को संकलित करता है, इसे हम प्राइमरी डेटा या प्राथमिक तथ्य कहते हैं। जब वो अध्ययन करने के लिए गया, वहाँ उसे शिलालेख, पुस्तकालय, जीवाश्म संबंधी जानकारियाँ, पुरातत्व महत्व की जानकारियाँ किसी और के मुख से सुनता है, क्योंकि वो जानकारियाँ पहले दी जा चुकी हैं, उनको सुन रहा है, समझ रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उन जानकारियों का संकलन सेकेंडरी होगा, द्वितीयक तथ्य होगा। अब चूंकि जब हम अध्ययन क्षेत्र में पहुँचे और मान लीजिए वहाँ कोई ऐतिहासिक धरोहर की वस्तु है और आपने पूछ लिया कि ये क्या है, ये कब से स्थापित थी, अब वो किंवदंतियों के आधार पर, अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर आपको जानकारी दे रहा है, तो इस अर्थ में क्या हुआ कि वो सेकेंडरी डेटा के रूप में आपको सूचना प्रदान कर रहा है। एक होता है तृतीयक तथ्य, जो जनगणना संबंधी आंकड़ों में जहाँ कई चैनल बने होते हैं, जैसे ग्राम सेवक आंकड़े इकट्ठे करके लेके गया वीडियो के पास, वीडियो ने आंकड़े कलेक्ट किए कलेक्टर के पास, कलेक्टर ने जनसंख्या अधिकारी प्रदेश को दिया, प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पे दिया, तो कई चरणबद्ध तरीके से आंकड़ों का संकलन हुआ, तो ये टर्सरी या तृतीयक तथ्य कहलाते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण है कि अनुसूची विधि द्वितीयक तथ्यों के संकलन में उपयोगी होती है, क्योंकि वहाँ घटना घटित होने के बाद वह उससे संबंधित हमें धर्मशास्त्र भी पढ़ने पड़ सकते हैं। द्वितीयक सामग्री के रूप में मैगजीन, समाचार पत्र की खबरें हमें पढ़नी पड़ सकती है, अंतः वस्तु विश्लेषण विधि का प्रयोग करना पड़ सकता है। तो ये मोटे तौर पर द्वितीयक तथ्य संकलन करने की एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। इसके अतिरिक्त विषय संदर्भ, देखिए जब हम कोई यात्रा कर रहे हो और यात्रा करते समय एक सिग्नल पर लाल लाइट जली दिख गई, हमारा दिमाग क्या सोचेगा, हमें गाड़ी रोकनी है। इसका मतलब क्या है, उसने आपको इंडिकेट किया है कि आपको रुकना है। ग्रीन लाइट हुई, आप चल देते हैं, यानी कोई आपको निर्देशित कर रहा है। अब इसको आप उठा के अनुसूची पर लाइए। अनुसूची विधि में आपके पास प्रपत्र है, आप पहले से प्रश्न बना के लाए हैं, बिंदु बना के लेके आए हैं। अब आप उत्तरदाता के सम्मुख जाएंगे, हो सकता है विषय से ध्यान हटाने के लिए वो और भी बातें करने लगे, जैसे आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, आज तो मन कर रहा है कि मैं ये खा लूँ, मैं वहाँ चला जाऊँ। अब आप बताइए, ये विचार उत्तरदाता के मन में आए, इसका विषय से तो कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन यदि हमारे पास प्रपत्र नहीं होता, संदर्भ बिंदुओं के विषय नहीं होते, तो शायद हम भी उसकी बात में बात मिला देते कि वाकई मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, आज मेरा भी मन फला चीज़ खाने का हो रहा है, मुझे वहाँ घूमने जाने का मन है। आप विषय से भटक सकते थे, लेकिन अनुसूची में आपके पास बिंदु हैं, यानी आप उस संदर्भ पर रुके हुए हैं। आप उस परिधि के अनुसार प्रश्न पूछेंगे, जो ही वो कुछ विषय से हटके बात करेगा, आप उसे क्या कहेंगे, सॉरी, इन बातों के लिए हम बाद में बात कर सकते हैं, अभी आप ये बताइए, क्योंकि आपके द्वारा दी गई जानकारी मेरे लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। कृपया आप बताइए कि जिस समस्या का मैं अध्ययन कर रहा हूँ या आपसे संबंधित जो मुद्दा है, इसमें आपकी क्या राय है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। वैसे तो आप बड़े बुद्धिमान लगते हैं और आपकी बातें बड़ी बौद्धिक हैं, जनाब मुझे इसके बारे में आप दिशा निर्देशित कीजिए। उत्तरदाता को सम्मान होगा, वो सोचेगा कि मैं बड़ा महत्वपूर्ण इकाई हूँ, शायद वो पूरे मनोयोग से आपको जानकारी दे सकता है।
तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि वो अनेक पक्षों का अध्ययन हो सकता है, प्रत्यक्ष अध्ययन हो सकता है, अवलोकन का गुण इसमें है, वह क्षेत्र का अध्ययन हो सकता है, विषय संदर्भ बना रहता है और सभी उत्तरदाताओं के लिए उपयोगी होने के साथ साथ इसमें द्वितीयक तथ्यों का प्रयोग भी किया जाता है। ये कुछ संदर्भ विशेषताएं अनुसूची की होती है। अब आते हैं हम द्वितीय बिंदु पर, अनुसूची के उद्देश्य क्या है। मोटे तौर पर समाजशास्त्रियों ने 3 उद्देश्य बताए हैं। प्रथम है प्रमाणिक वस्तुनिष्ठ अध्ययन, द्वितीय अनुसूची जो है वो संकलन से मुक्त होती है। किस तरह का संकलन? एक्सेस, अतिरिक्त संकलन से मुक्त होती है। संख्यात्मक, जिसे हम कह सकते हैं गणनात्मक तथ्यों के लिए उपयोगी है। प्रथम बिंदु का आशय यहाँ पे है, यदि उत्तरदाता ने कोई जानकारी हमें दी और अध्ययनकर्ता को थोड़ा सा संदेह हो गया, पता नहीं ये जानकारी गलत तो नहीं है, आप उसका क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसे आपने पूछा आपके गांव में कितने विद्यालय हैं? उसने कहा साहब 1 सरकारी, 2 प्राइवेट, 3 हैं। अब चूंकि आप उस गांव के लिए नए हैं, आपने 3 विद्यालय लिख लिए। आपको डाउट हो रहा है क्योंकि आपको ऐसा ध्यान है कि जब आप आ रहे थे तो 1-2 स्कूल तो आपको रास्ते में मिल गई थी। आपने किसी दूसरे उत्तरदाता से पूछा कि भैया आपके गांव में स्कूल कितनी है? उसने कहा 6 हैं। आपका संदेह था, आपने क्रॉस चेक किया, आपने दूसरे उत्तरदाता से पूछा, तीसरे से पुष्टि की और अंतोगत तो आपको पता लग गया कि उस गांव में तो 6 ही विद्यालय थे। तो प्रथम उत्तरदाता की सूचना 3 वाली गलत हुई। आपने प्रमाणिक विश्वसनीय सूचना को लिखा। इसका अर्थ है हमारा उद्देश्य है हम केवल जो कह रहा है सामने वाला उसको ही सही नहीं माने, क्रॉस चेक करें, प्रामाणिकता देखें, विश्वसनीयता देखें। इसको हम दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप गरीबी के विषय का अध्ययन कर रहे हैं, आप किसी घर में गए, आपने भौतिक आधार पर अवलोकन किया और पता लगा कि उसके घर में AC लगा है, 4 व्हीलर खड़ा है और उसका मकान थोड़ा आधुनिक है, और आपने उनसे पूछा कि आपकी आय कितनी है, और वो कह रहा है साहब 60,000 रुपये वार्षिक है। क्या ये तथ्य आपके मन मस्तिष्क में सकारात्मक स्वीकृति देगा? बिल्कुल नहीं। आप उसके और पूछिए, तय में जाने की कोशिश कीजिए। आप पूछ सकते हैं कि ये 4 व्हीलर कब लिया आपने, आपके घर में AC लगा है, बिजली का बिल ही इतना आ जाता होगा, उसको मल्टीप्लाई करो 12 से तो इतना खर्चा तो आपका वैसे ही हो गया जो आपकी वार्षिक आय से तो ज़्यादा बैठ रहा है। भोजन भी करते होंगे, सिलेंडर भी आप घर में लाते होंगे, पेट्रोल भी खर्च करते होंगे, बच्चों की शिक्षा पे भी खर्च कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो उत्तरदाता समझ जाएगा कि मुझे सही जानकारी देनी है। तो प्रामाणिकता, विश्वसनीयता प्राप्त करना अनुसूची का उद्देश्य है। द्वितीय तथ्य के रूप में कई बार क्या होता है, अनावश्यक सामग्री, अनुपयोग सामग्री शामिल हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी शहरी क्षेत्र में किसी विशिष्ट परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ परंपरा का अध्ययन करते समय कल्चर पे बात हुई, संस्कृति जन्य परिधान पर बात हुई, और एक उत्तरदाता आपको बता रहा है कि उसने जो कुर्ता पहना है या शर्ट पहना है वो फला शहर की फला दुकान से खरीदा है, वहाँ इतनी रेट में ये मिल जाता है। अब ये जानकारी हमारे लिए तो उपयोगी नहीं है। अब इन बातों को एक्सेस हमें करना होगा, हटाना होगा। तो हमारा उद्देश्य है जो हमारे विषय के इर्द गिर्द घूमने वाली जानकारियां हैं उनको ही हमें कलेक्ट करना है, बाकी को हमको हटा देना है। अतः अनुपयोगी तथ्यों के सामग्री संकलन से हमें बचना होगा, ये उद्देश्य हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा बिंदु है संख्यात्मक आंकड़ों के संकलन में उपयोगी है। देखिए 2 तरह की सूचनाएं होती है, गुणात्मक और गणनात्मक। गुणात्मक का आशय है ईमानदारी। अब ईमानदारी कितनी है, पैरामीटर नहीं है हमारे पास, आप लिख नहीं सकते, उसको आपको वृहद विवेचना में लिखना होगा। लेकिन अनुसूची में आप अध्ययनकर्ता से कोई जानकारी ले रहे हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, 4, कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, जो भी वो बता रहा है, आपकी इनकम कितनी है, ये सारे आंकड़े संख्यात्मक हैं, गणनात्मक है, इनकी गणना की जा सकती है। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम गणनात्मक तथ्यों का संकलन करें, क्योंकि इससे आगे जाकर हमें लाभ मिलेगा सारणी बनाने में, तुलना करने में, सहसंबंध निकालने में, काई स्क्वायर टेस्ट के माध्यम से गणितीय विधियों का प्रयोग करने में। इस तरह हमें 3 उद्देश्यों को ध्यान रखना होगा। अब प्रश्न उठता है अनुसूची विधि के गुण और लाभ क्या है। तो सबसे बड़ा सटीक लाभ तो यही है कि प्रत्यक्ष हम जब अध्ययन करते हैं
आमने सामने की सम्मुख स्थिति में अध्ययन करते हैं तो गलत जानकारी प्राप्त नहीं होगी। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। आपने किसी व्यक्ति से पूछा कि आपका विवाह हो गया। आप देखिए ये बिंदु पूछते ही वो मुस्कुराएगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और वो बॉडी लैंग्वेज हमें बता देती है। अब इसमें कोई संवाद की कोई भाषागत अभिव्यक्ति नहीं है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम है। जैसे उसने मुस्कुरा के कहा, अजी हमारा विवाह कहाँ से होगा। इट मीन्स उसकी शादी नहीं हुई है, और यदि हुई है तो वो व्यंग मार रहा है, क्योंकि वो चेहरा उसका फेस बता रहा है कि वो व्यंग में कह रहा है, सत्यता बता रहा है। तो हमें सबसे बड़ा गुण इसमें यह है कि प्रत्यक्ष संबंध होने के कारण साक्षात्कार अवलोकन की जो उपयोगिता है वो हमें मिल जाती है। एक अध्ययनकर्ता उन विधियों का पैरेलल सहायक के रूप में उपयोग कर सकता है, तो ये बहुत बड़ा गुण है। द्वितीय है सारणीयन। अभी हम बात कर रहे थे संख्यात्मक सूचनाओं की। जब हमारे पास संख्यात्मक सूचनाओं का संकलन हो गया, हमने जानकारी ले ली, हमें टेबल बनाने में आसानी हो जाती है। उत्तरदाता का व्यू, परसेंटेज, क्या क्या मुद्दे हैं, एक टेबल बन गई। जैसे उदाहरण के लिए किसी भी समस्या के बारे में उत्तरदाता की विवेचना, कितने लोगों ने हाँ बोला, कितने लोगों ने ना बोला, कितने लोग तटस्थ रहे, तीनों का आंकड़ा परसेंटेज निकाल के टेबल बन गई। अगर हमारे पास संख्यात्मक सूचनाएं नहीं होती, गुणात्मक ज़्यादा होती, तो शायद हम टेबल नहीं बना सकते थे। इसलिए सारणीयन विधि का उपयोग इसमें हम कर सकते हैं, ये इसका गुण है। नेक्स्ट है अधिकांश सूचनाओं की प्राप्ति। जब हम प्रश्नावली विधि पढ़ रहे थे तो एक प्रॉब्लम आ रही थी। आप 250 लोगों को प्रश्नावली भेज रहे हैं, उत्तर कितने भेज रहे हैं? बार बार अनुगामी पत्र भेजने के बाद पता लगा कि साहब 200 लोगों ने ही हमें अपना रेस्पॉन्स दिया। यहाँ पर तो रेस्पॉन्स की रेट 100% है, क्योंकि आप जिस उत्तरदाता से मिलेंगे वही उत्तरदाता आपको जवाब दे रहा है। तो आपकी 5-6 विजिट के अंदर जो भी आंकड़ा आप चाहिए आपको मिल जाएगा। यानी 100% सूचना अधिकांश रूप में आपको प्राप्त हो जाएगी। व्यक्तिनिष्ठता से मुक्त है। एक डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जब ऑपरेशन करता है तो भूल जाता है कि ये मानवीय इकाई है, एक वस्तु समझ के अध्ययन करता है, उसका ऑपरेट करता है। अगर उसके मन में फीलिंग्स आ जाए कि ये तो मेरा दोस्त है, शायद उसका कटर उसकी बॉडी पे नहीं चलेगा, वो ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें व्यक्तिनिष्ठता आ गई। इसी प्रकार जब अध्ययनकर्ता अध्ययन क्षेत्र में गया, अनुसूची का विधि का प्रयोग करता है, तो वो तटस्थ हो जाता है। उसे पता है कि मुझे क्या है का अध्ययन करना है, क्या होना चाहिए इसका नहीं। हम आदर्शवादी नहीं बनते। तो ऐसी स्थिति में जो यथार्थ है उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस अर्थ में अनुसूची विधि में सबसे बड़ा गुण यही है कि इसमें व्यक्तिनिष्ठता नहीं हो सकती, हम अपने पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाते हैं। अवलोकन की गहनता में वृद्धि होती है। यहाँ गहनता की वृद्धि का तात्पर्य है जब हम अपनी आँखों से घटना को घटित होते हुए उसकी प्रतिक्रिया को नोट करते हैं, तो हम उच्च स्तर का अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि हम कही हुई सुनी सुनाई बातों पर बिलीव नहीं कर रहे, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि वो क्या प्रतिक्रिया दे रहा है। यानी अवलोकन का स्तर उच्च होता है। कभी कभी तो पूर्ण सहभागिता द्वारा भी हम तथ्यों का संकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके अंदर एक विशेष प्रकार का प्रारूप है। वो प्रारूप क्या होगा कि गुण की दृष्टि से देखा जाए तो अनुसूची विधि के अंदर उत्तरदाता अपनी बात को पॉजिटिव सेंस में कह सकता है। कैसे? भावनात्मक प्रेरणा मिल जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आप किस प्रकार की पारिवारिक संरचना में रहते हैं। अब उसकी समझ में नहीं आया पारिवारिक संरचना क्या है। वो हमसे पूछेगा साहब आप क्या पूछना चाहते हो, कि हम जॉइंट में रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। क्लियर हो गया? हम उसे कहते हैं अच्छा तुम कैसे परिवार में हो, सब एक साथ जॉइंट में हैं या अलग से अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हो। कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आसानी से बता पाएगा। तो इस तरह ये भी गुण है कि मुझे प्रेरणा देकर सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई भी विधि हो, दोष होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी। अनुसूची विधि में भी कुछ कमियां हैं जिनको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। उत्तरदाता का भ्रम। आप ये सोचिए कोई विद्वान आपके पास आए, आपसे विनम्र प्रार्थना करे
अपना परिचय देते हुए कि मुझे अध्ययन करना है। हमारे मन में प्रश्न उठता है, ये अध्ययन क्यों कर रहा है? ये सूचना प्राप्त करके खुद का लाभ करेगा, मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है? मैं जानकारी क्यों दूँ? कहीं इसके द्वारा दी गई जानकारी से मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? वो भ्रम की स्थिति में रहता है और कन्फ्यूजन में कई बार वो सूचनाएं नहीं देता, ये दोष आ गया। जैसे गांव में आप गए, आप उससे पूछ रहे हैं आपका नाम, जाति, कितना कमा लेते हो, बस ये प्रश्न विवादास्पद हो गया। हो सकता है उस व्यक्ति का केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना में नाम लिखा हो, उसको गेहूँ मिल रहे हो फ्री के, वो ये सोचेगा क्या पता ये चेक करने आ गया, अगले महीने से मेरे गेहूँ बंद हो जाएंगे, वो नहीं जाएगा जानकारी। उसको आपको विश्वास में लेना जरूरी है। उसको कोई नहीं मालूम, उसको कुछ नहीं पता कि क्यों जानकारी दी जा रही है। तो उत्तरदाता का विश्वास जीतना बहुत बड़ी चुनौती है। ये विश्वास अगर अध्ययनकर्ता नहीं कर पाता है तो दोष आ जाएगा, क्योंकि वो आपको सटीक, सार्थक, सत्य जानकारी नहीं देगा। तृतीय बिंदु है प्रश्न निर्माण। कई बार आप नए विषय के साथ फील्ड में जाते हैं, आप प्रश्नों का निर्माण प्रश्न बिंदु कर लेते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा परिस्थितियों के बदलाव के कारण कि आप क्या प्रश्न पूछें। तो कई बार उत्तरदाता के सम्मुख हमें एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ता है। हम पूछ क्या रहे हैं, वो बता क्या रहा है, हमारा पूछने का आशय क्या है, और वो समझ जाता है कि आप खुद ही दोहरे पे हैं, दोहराए पे खड़े हैं, और ऐसी स्थिति पे आपको सार्थक जानकारी नहीं देगा। यानी आपके प्रश्न निर्माण की कला यदि अपूर्ण है, आप नहीं जानते हैं, तो आपको दिक्कत हो सकती है, ये दोष है। थर्ड है सभी प्रश्नों का अनुपयोगी होना। देखिए, आपने तो प्रश्न पहले बना दिए, फील्ड में तो अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय से संबंधित लोग हैं, सभी प्रश्न तो आपसे उनसे नहीं पूछ सकते। आपने पूछ लिया कि परिवार में सदस्य संख्या कितनी है, बच्चे कितने हैं। देखिए, यहाँ आप किसी सामान्य व्यक्ति से पूछेंगे वो बता देगा, लेकिन आपको मालूम है कि कुछ जाति विशेष धर्म के लोगों में जनसंख्या बहुत अधिक होती है। आप उसके मुखिया से उसके बच्चों के बारे में पूछेंगे तो आपको संदेह की दृष्टि से देगा, क्यों पूछ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है जनसंख्या नियंत्रण कानून की जानकारी लेने आ गया। तो बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आप हर तरह का प्रश्न हर किसी व्यक्ति से नहीं पूछ सकते, आपको मैनिपुलेट होना पड़ेगा, वरना दोष उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है कभी कभी भावनात्मक प्रेरणा देना भी नेगेटिव अर्थ में आ जाती है। जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा, अब उस प्रश्न के पूछने के साथ ही उत्तरदाता कह रहा है आपसे, भैया मुझे इसका मतलब समझ में नहीं आया, बताइए। आपने बता दिया कि भैया ये पूछना चाह रहा है कि आप दिन भर में कितना कमा लेते हैं, आप और आपके परिवार के साथ। जैसे उदाहरण के लिए आपने 500 रुपये कमाए, अब पता क्या कहेगा, साहब इसमें 500 ही लिख लो। यानी हमने 500 बोला तो 500 उसने बोल दिया। आपने कह दिया कि अच्छा आप ये जो परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, ऐसी परंपरा उड़ीसा में भी होती है, उसमें तो क्या है वो इस तरह करते हैं, साहब ऐसे ही लिख लो जैसा आप बता रहे हो। यानी वो अपने मन की बात नहीं बता रहा, जैसा आप कह रहे हैं, जैसे आप प्रेरणा दे रहे हैं, उसी को वो सिद्ध कर देता है। ये तो गलत हो गया। ये तो ऐसा हो रहा है कि हम अपने मन की बात उसके माध्यम से थोपने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोष उत्पन्न हो गया। तो कभी कभी भावनात्मक प्रेरणा देना भी गलत सिद्ध हो जाता है। नेक्स्ट है जोखिम प्रवृत्ति है, रिस्क बहुत है। सेंसिटिव मुद्दों पर, महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर, लैंगिक परिस्थिति के मुद्दों पर जब हम प्रश्न पूछते हैं, कई बार हाथापाई तक की नौबत आ जाती है। हमारी व्यवहार शैली के शब्दावली उनको चुभने लगती है। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है, वो बात बात में अरे यार ऐसा है, अरे सुन, वैसा बोल देते हैं। हो सकता है सामने वाले को आपकी बात अच्छी नहीं लगे, वो इसी को क्वेश्चन मार्क कर दे, आपने मुझे यार क्यों बोला, या तो संकट उत्पन्न हो गया, हाथापाई की स्थिति आ सकती है। तो एक रिस्क है, आपको अपनी वाणी पे संयम, विनम्रता का धारण और बड़ी सटीक मधुर शब्दावली में आपसे बात करनी पड़ेगी, अन्यथा दोष आ जाएंगे। समय, धन और श्रम इसमें अधिक लगता है, पर्सन टू पर्सन मिलना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आपको हो सकता है बार बार भी जाना पड़े, तो निश्चित तौर पर इसमें दोष है, इसमें खर्चा ज़्यादा होता है और सब कुछ फाइनेंस पे निर्भर है। इसके अतिरिक्त संपर्क की समस्या, जैसे आप अध्ययन क्षेत्र में गए, आपने कहा रामोतार जी कहाँ रहते हैं। रामोतार मैंने एक काल्पनिक नाम लिया है। अब मान लीजिए रामोतार नाम का व्यक्ति जो आपकी सूची में है, वो तो सुबह नरेगा में काम करने गया, साहब वो तो शाम को 5 बजे आएगा, आप उससे मिल ही नहीं पा रहे। शाम को 5 बजे आप गए, बोले साहब आज तो वो शहर चला गया, कल आएगा, भाई के घर रह रहा है। तो आप बार बार जाओगे तो कितना खर्चा होगा। तो संपर्क की समस्या, भावनात्मक प्रेरणा का नकारात्मक हो जाना, समय, धन, श्रम का अधिक खर्च हो जाना, सभी तरह के प्रश्न सभी पे लागू नहीं होना, जोखिम होना, ऐसे कुछ बिंदु हैं जो अनुसूची विधि में
दोष को व्यक्त करते हैं। मेरा अगला व्याख्यान प्रश्नावली और अनुसूची विधि में क्या अंतर है, इस पर विस्तृत रूप से होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन चैनल पर अपने विषय की जो भी कक्षाएं हो रही हैं उनका आनंद लें और अपनी